सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम गांव घर में। जैसा कि दर्शकों आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की जानकारियां हमारे ग्रामीण भाइयों और बहनों के लिए लेकर आते रहे हैं। तो आज की जानकारियां क्या-क्या है, आइए देखेंगे। इससे पहले एक रिपोर्ट। बिहार के गया जिले के रमना रोड और मानपुर कुम्हार टोली में कारपेंटर यानी बढ़ई की बस्ती है, जहां कुर्सी, टेबल से लेकर पलंग, सोफा तक लकड़ी के सभी प्रकार के सामान बनाने का काम होता है। इस इलाके के बढ़ई लोगों को केंद्र सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं। वहां काम करने वाले लोगों ने बताया कि लगन के समय में पलंग, सोफा आदि का ऑर्डर मिलता है। इस परंपरागत काम में पैसे भी मिलते हैं, लेकिन समय के साथ व्यापार को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। परिवार भी आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना बड़ी उम्मीद बनकर लोगों के सामने आई है। इस योजना का लाभ मिलने से उनके लिए जीवन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। जी, विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री हम लोगों के लिए बहुत सुनहला चीज़ निकाले हैं। इसमें हम लोगों को ट्रेनिंग के साथ साथ ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद कुछ प्रोत्साहन राशि भी प्रधानमंत्री जी हम लोग के लिए कुछ किए हैं। ये अप्लाई किया हूँ, तो अगर बिहार की सरकार योजना पास कर देगा, 4-5 आदमी का काम भी मिलेगा और हमारा भी आगे रोजी रोजगार आगे बढ़ेगा। अगर ये विश्वकर्मा योजना के तहत हमको लोन मिलता है तो और रोजगार बढ़ा करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें 18 तरह के परंपरागत पेशा वालों को खास ट्रेनिंग और 5% सालाना ब्याज पर 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन दिए जाने की योजना है, जिससे अब गया के बढ़ई कारीगरों को बेहद उम्मीदें हैं, जिनका काम पूंजी के अभाव की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना न सिर्फ रोजगार बल्कि परंपरागत पेशा को भी जीवित रखने में मददगार साबित हो सकती है। अब बढ़ते हैं आगे और जानेंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या-क्या अवसर है, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं और इसमें अपना उज्जवल भविष्य कर सकते हैं। तो दर्शकों, हमारे समक्ष मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार गांधी मिश्रा सर, जो कि आज आपको पत्रकारिता के अवसर के बारे में बताएंगे कि क्या-क्या इसमें आपका भविष्य है और किस तरह से, किस क्षेत्र में इसमें अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहले सर, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। तो हमारे ग्रामीण को बताइए कि सर इस क्षेत्र में किस तरह से अवसर है और पत्रकारिता में किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है सर। आपका नाम? ऐसा है प्रीति जी कि पत्रकारिता में पहले लोग सेवा भाव से आते थे। पहले के पत्रकारिता का उद्देश्य था समाज सेवा करना, समाज, सरकार, सामाजिक समस्या, प्रशासनिक अधिकारियों की कार्य पद्धति, इसके बीच में एक कड़ी का काम करना और सामाजिक उत्थान के लिए अपना योगदान देना था। इसमें लोग कोई अपेक्षा नहीं रख रहे थे कि इसको हमको व्यवसाय बनाना है और इससे कुछ वापस लेना है। लेकिन आज की जो पत्रकारिता है प्रीति जी, वो निश्चित रूप से पूरी तरह अर्थोपार्जन के लिए की जा रही है। कहीं से कहीं तक इसका समाज सेवा का सरोकार नहीं रहा है और इसीलिए आज की जो नई पीढ़ियां हैं उनका उभार बढ़ रहा है और उसी का देन है कि आज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सोशल मीडिया भारी पड़ रहा है और जिनके पास पत्रकारिता का ज्ञान नहीं है, उस उपयुक्त शैक्षणिक योग्यता नहीं है, वो भी अपने मोबाइल के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से पत्रकारिता का कार्य शुरू कर दिए हैं और कभी कभी इसको समाज को इसका गलत बुरा खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। बहुत सारी अच्छाइयाँ भी सामने खुल कर आती है। इसीलिए पत्रकारिता में सबसे अधिक ज़रूरत है धैर्य, साहस और संवेदनशील बनना। जिन व्यक्तियों में, जिन नौजवानों में ये तीनों क्षमता विद्यमान है और उनके पास शब्दकोश है, उन्हें लिखने पढ़ने की योग्यता, क्षमता है, उनके लिए पत्रकारिता में विशेष अवसर हैं। वो रोज़गार तलाश सकते हैं। अगर उन्हें किसी प्रिंट मीडिया में, किसी अखबार में, पत्रिका में, चैनल में या सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल पर कहीं उनको रोज़गार का अवसर नहीं मिलता है, तो वो स्वयं का भी रोज़गार यूट्यूब चैनल बना करके, कुछ लिख करके सामाजिक जो कठिनाइयाँ हैं, सामाजिक जो बुराइयाँ हैं, उसको प्रदर्शित करके
उससे क्या अच्छा होने वाला है, विशेषज्ञों की राय लेकर के उसमें वो परिवर्तन कर सकते हैं। और यूट्यूब डालने के बाद में उनको जब वो मोनेटाइज हो जाता है तो यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से उनके आय का साधन बढ़ता है। इसी तरह पत्रकारिता में फोटोग्राफी का भी अवसर है कि आप अगर किसी चैनल या अखबार में बतौर फोटोग्राफर नहीं रखे जा रहे हैं तो आप स्वयं स्वतंत्र रूप से भी फोटोग्राफी कर सकते हैं। और यूनिक फोटोग्राफी, चूँकि उसकी भी मेले लगते हैं और उस मेले में जो सर्वोत्कृष्ट फोटोग्राफी होता है उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। तो कई बार अनचाहे में आपको ऐसी ऐसी तस्वीरें मिल जाएगी जो एक चमत्कार दिखाता है और समाज के लिए और सरकार के लिए आईना के रूप में काम करता है। बहुत सारा ऐसी तस्वीरें हैं जो बगैर कुछ लिखे वह बयां करता है कि यहाँ की हकीकत क्या है। जैसे कहीं बहुत अधिक कीचड़ लगी हो या कोई अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं समाज में, या कोई ऐसे लोग हैं जो नकार दिए गए हैं, लोग उनकी मजबूरी नहीं समझ रहे हैं, उनकी हकीकत को नहीं समझ रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हें विक्षिप्त समझ करके या चोर गुंडे बदमाश समझ करके प्रताड़ित करते हैं। ऐसी तस्वीरों को उठा करके आप किसी चैनल को, किसी न्यूज़ एजेंसी को, किसी अखबार को, किसी फोटोग्राफर के शौकीय लोगों को बेच करके उससे भी आप उपार्जन कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप से आप पत्रकारिता भी कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। लेकिन पत्रकारिता करने के लिए आज का जो सोशल मीडिया जिस तरह से भ्रामकता फैला रही है उसकी ज़रूरत नहीं है। वह समाज को अधिकांशतः गलत दिशा में ले जाती है। सामाजिक संवेदनशीलता नहीं समझते हैं लोग कि इसका क्या रिएक्शन होगा, इसका समाज को क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या उसका बुरा असर पड़ेगा। तो सर आपने अभी बहुत अच्छी सी बात कही है पत्रकारिता के बारे में। तो हम ये जानना चाहेंगे सर कि हमारे जो युवा वर्ग हैं वो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं और इस क्षेत्र में आने के लिए उनको कहाँ से प्रशिक्षण लेनी चाहिए और कितना उनका शिक्षा ज़रूरी है, वो कितना एजुकेटेड होने चाहिए, इस चीज़ के लिए एलिजिबल कितना होना चाहिए, वो इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए हमारे ग्रामीण युवाओं को सर। देखिए ऐसा है प्रीति जी, पत्रकारिता समाज और सरकार के बीच एक कड़ी का काम करता है और इस पेशे में आने वाले लोगों को तो सबसे पहले धैर्यवान, साहसी और संवेदनशील होना चाहिए। इसके लिए न्यूनतम योग्यता, वैसे तो आजकल आप सामान्य पढ़े लिखे लोग भी पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन न्यूनतम योग्यता उनकी स्नातक होनी चाहिए। पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर वो कहीं से डिग्री कोर्स, स्नातकोत्तर कोर्स, पीएचडी नहीं कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं। आजकल हो रहा है, ऑनलाइन भी हो रहा है, प्राय ओपन यूनिवर्सिटी से भी हो रहा है, डिप्लोमा कोर्स भी हो रहा है और रेगुलर कोर्स भी हो रहा है जिसके लिए एंट्रांस भी होता है। IIMC जैसे संगठन हमारे देश में है जो एशिया का सबसे बड़ा स्वायत्त संस्थान है, दिल्ली में JNU से संबद्ध है, तो एक प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान है। वहाँ अच्छा प्लेसमेंट मिलता है छात्रों को, तो आप वहाँ भी बच्चे कर सकते हैं। और अगर नहीं तो आपका शब्दकोश अगर मजबूत है, आप में लिखने पढ़ने की क्षमता है, अगर नहीं है तो आप नियमित अखबार पढ़ करके, समाचार सुन करके, हिंदी अंग्रेजी अखबार पढ़ करके कंटेंट लिख सकते हैं। आप किसी विषय वस्तु पर स्टोरी लिख सकते हैं, उसे किसी एजेंसी को बेच सकते हैं, किसी अखबार के हाथ बेच सकते हैं, किसी चैनल के हाथ बेच सकते हैं जो स्टोरी बना करके दिखाएंगे तो उनका TRP बढ़ता है और भले ही वो आपसे मामूली राशि में लेते हैं लेकिन आपको उचित मेहनताना मिलता है। और ऐसे इच्छुक नौजवानों को, छात्र छात्राओं को एकाग्र होकर के सबसे पहले पत्रकारिता के लिए वही जो हम 3 मूल मंत्र बताए हैं कि धैर्यवान, साहसी और संवेदनशील। तो सर हमें ये बताइए कि जो वर्तमान में जो पत्रकारिता है और जो पहले की पत्रकारिता थी सर, इसमें क्या अंतर है, क्या चेंजेस आया है? जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पत्रकारिता में हैं और मुझे सर एक और क्वेश्चन भी इसमें है कि शब्दों का चयन कहाँ से करें, तो ये बताइए सर। पहले लोग पत्रकारिता सेवा भाव से करते थे, समाज और सरकार के बीच के कड़ी का काम करते थे। सरकार को, सरकारी प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों को आईना दिखाने का काम करते थे कि जहां उनकी नज़र नहीं जा रही है वहां पत्रकारों की नज़र है और उसके माध्यम से उस समस्या का, सामाजिक जो समस्या है उसका समाधान किया जाता था।
लेकिन अब पत्रकारिता मूलतः जब से कारपोरेट घरानों के हाथ में पत्रकारिता के सभी संसाधन चले गए हैं, तब से पत्रकारिता अर्थोपार्जन का भी एक बहुत बड़ा साधन बन गया है। सेवा कम और अर्थोपार्जन ज़्यादा हो गया है। यही पुराने पत्रकारिता में और वर्तमान पत्रकारिता में अंतर है। ठीक उसी तरह जैसे पहले लोग शिक्षा ग्रहण करते थे तो सामाजिक बदलाव के लिए करते थे, सामाजिक परिवर्तन के लिए करते थे, सामाजिक उत्थान के लिए करते थे। आज वर्तमान शिक्षा का मूल उद्देश्य अर्थोपार्जन हो गया है। सिर्फ डिग्रियां हासिल करना है और एक मशीन की तरह उससे उपार्जन करना है। लोग चाहते हैं कि तुरंत हमारा कोर्स ख़त्म हो किसी चीज़ का, जिस विषय वस्तु से आप विशेषज्ञ हैं या अध्ययन कर रहे हैं, मेडिकल क्षेत्र में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र में जा रहे हैं, पत्रकारिता क्षेत्र में जा रहे हैं, या जिस किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, रोज़गार मिले और वही उसका वो अपना उपयोग समझते हैं। उनको सामाजिक सरोकार से कोई लेना देना नहीं है कि हमारे पड़ोसी कैसे जी रहे हैं, हमारे घर में हमारे भाई बंधु कैसे जी रहे हैं। लोग निजी स्वार्थ पर केंद्रित हैं। यही वर्तमान पत्रकारिता और पूर्व पत्रकारिता में अंतर है। तो सर, जाते जाते हमारे ग्रामीण भाइयों और बहनों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार नौजवानों के लिए मेरा यही संदेश होगा कि अगर आपको उचित मुकाम अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार नहीं मिलता है तो आप पत्रकारिता के माध्यम से भी सामाजिक उत्थान का काम कर सकते हैं और इस क्षेत्र में भी अपने करियर को संवार सकते हैं और अपने साथ साथ अपने समाज को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को के उत्थान में योगदान दे सकते हैं। तो सर, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी सी जानकारी हमारे ग्रामीण भाइयों और बहनों को दी, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर धन्यवाद। तो चलिए दर्शकों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ और जानेंगे घरेलू नुस्खे के बारे में। वो मेथी का सीड है, हम लेके आए हैं। तो जो मेथी का सीड है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ किचन में, इस सेंस में कि ये साथ साथ इस तरह के कि हमारे खान पान में टेस्ट ऐड करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करता है, जो पेट में गैस बनता है फ्लैचुलेंस उसके साथ, और सिक्रीशंस बढ़ा देता है जिससे पाचन शक्ति हमारी बढ़ जाती है। रिसेंट रिसर्च में इसका इस्तेमाल एंटी डायबिटिक के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है, चूँकि ये पाया गया है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो उसके साथ साथ जो शुगर बढ़ा हुआ है उसको भी कम करता है। तो अब बहुत तेज़ी से जो प्रोडक्ट हर्बल बन रहे हैं जिसमें डायबिटीज़ को काउंटर करने के लिए हाइपोग्लाइसेमिक प्रोडक्ट के तौर पर हाइपोग्लाइसीमिया करने वाले जो प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं हर यूनानी में, आयुर्वेदा में, उसमें इसके पाउडर का इस्तेमाल और इस सीड्स के उसका इस्तेमाल बढ़ रहा है तेज़ी से और बहुत वेल नोन है ये हेयर केयर के लिए। इसका इस्तेमाल ख़ास के फंगल इन्फेक्शन जो हो जाता है, जो रुस्सियाँ हो जाती है बालों में या बाल के जड़ों में, जो आपको फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से अर्ली हेयर लॉस होने लगता है, अर्ली ग्रेइंग होने लगता है, मतलब जल्दी बाल पकने लगते हैं और लॉस होता है, अक्सर देखिएगा लोगों को। तो इसका पेस्ट बहुत अच्छे तरीके से एलोन अकेले भी इस्तेमाल होता है, साथ में इसको एलो के पल्प के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं कि इसके जब पेस्ट हम तैयार कर लेते हैं तो थोड़ा सा इसमें जो है ना हम लोग लेमन इस पे छिड़क के और फिर उसका पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो ये चुनचुना के लगता है बालों में। हेयर कंडीशनिंग, फंगल इन्फेक्शन और साथ साथ में बाल के ग्रो करने में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। साथ में जो प्रॉपर हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ाने के लिए, वो तो है ही। अब एक बहुत अच्छा मसाला है जो रेगुलर यूज़ होता है हमारे यहाँ, दालचीनी के तौर पे। ये असल में आप कह सकते हैं तो ये बार्क है, छाल जिसको कहते हैं वो है, और ओरिजिनल वाली की खुशबू बहुत आप सूंघ सकते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। और अक्सर हम लोग जो सब्जियां बनाते हैं या फिर हम लोग जो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के सालन बनाते हैं उसका इस्तेमाल होता है इसमें दालचीनी का। दालचीनी लिवर के लिए बहुत शानदार है। हमारे यहाँ मसालों की जो परंपरा है इंडिया में, उसका बेसिक जो फिलॉसफी उसकी ये भी है कि ये पेट के लिए और साथ में पेट से जुड़ा हुआ जो आपका लिवर है उसके लिए बहुत शानदार हो, उसके लिए इफ़ेक्टिव हो, ताकि ऐसे मसालों का हम चयन करते हैं कि जो डिफरेंट तरह की चीज़ खान पान में होते हैं उसका जो साइड इफ़ेक्ट होना है लिवर पे, आंतों पे, उसको कम करता है। ये आंतों में जो सूजन आ जाता है, ख़ास के लिवर और आंत के बीच की जो नाली होती है उसमें जो सूजन आ जाता है उसको दूर करता है। अलग तरीके से इसका इस्तेमाल, अलग अलग इसके कंपाउंड फार्मूलेशंस भी बनते हैं और इस पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। इसको
टी के तौर पे भी लोग जैसे हम लोग आजकल जिंजर टी लेते हैं उसी तरह से चाय में इसको डुबो के उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये और ख़ास के इनफर्टिलिटी के केस में औरतें फीमेल इनफर्टिलिटी में इसका अच्छा इस्तेमाल है। फ़ैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज में उसमें इसका प्रूवन है, इसका इस्तेमाल है। और साथ साथ इसके जो आंतों में ख़ास के बलगम का या फिर लैसदार मादे ऐसे होते हैं जो चिपक जाते हैं, कब्ज़ होता है, उसमें इसका बहुत इस्तेमाल है। और साथ ही एक बहुत बेहतरीन यूज़ है इसका दालचीनी का, आपको लोकल फॉर्म में ये हेयर लॉस में बहुत, चूँकि इसका ऑयल बहुत इरिटेंट होता है, तो ये जब हम बालों के जड़ों में इसके ऑयल को लगाते हैं तो वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा के वहाँ पे जो बाल के जड़ में जो वेस्ट मटेरियल है उसको हटाता है, साथ में वहाँ पे नरिश करके वहाँ पे न्यूट्रिशन बढ़ा देता है, तो बाल अच्छे से ग्रो करते हैं। और इसके ऑयल की इरिटेंट प्रॉपर्टी होने की वजह से जो विटलिगो हो जाता है, सफ़ेद दाग जो होता है, उसमें भी इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके ऑयल का इस्तेमाल उसमें होता है। तो हमने देखा खान पान में जो चीज़ें मसाले के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं उसका बहुत अच्छा रेंज है मेडिकल पर्पस से भी, और हम उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो केमिकल बेस्ड दवाएं उसको यूज़ करने से हम बच सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं योगासन की तरफ। योगा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से आप योग करके बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं और अपने सेहत को चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला बना सकते हैं, इसके लिए चलते हैं और देखते हैं योगासन आपके लिए। दर्शकों, हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इन तीनों को संतुलित करने के लिए हमें योग का अभ्यास करते रहना चाहिए, वरना हमारे शरीर में तरह तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो आज हम आप लोग के लिए एक बहुत सारे आसन लेके आए हैं जो आप अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन कर सकते हैं। इसके लिए हमारे साथी इस आसन को आपको करके दिखाएंगे। तो चलिए, पहला आसन है चक्रासन। के लिए पीठ के बल लेट जाएं। आपका दोनों पैर घुटनों से मुड़ेंगे और आपके पैर के पंजे आपके नितंब के पास आएंगे। अब अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाके पीछे उल्टे हाथ रखें। आपके उंगलियां कंधों की तरफ रहेंगी। अब अपना पूरा शरीर का भार हाथ पे और पैर पे उठाने का प्रयास करें। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर का भार हाथों पे, पैरों पे ले आएं। दर्शकों, ये आसन भी पेट के लिए ही है। ये आसन हमारे पेट संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी होता है उसे दूर करता है, जिसे पाचन तंत्र की समस्या है उसकी वो समस्या दूर होती है, कब्ज दूर होती है। ये पाचन तंत्र, पाचन और प्रजनन तंत्र की प्रणाली को लाभ पहुंचाता है। ये आसन अमाशय तथा आंत में खिंचाव पैदा करता है, जिससे कब्ज दूर होती है। अब धीरे धीरे पुनः वापस ले आ जाएं। पहले अपना कंधा रखें, कमर, फिर पुनः अपने हाथ को बगल में रखें, पैर खोल लें। इस अभ्यास को एक बार और दोहराने का प्रयास करें। कुछ क्षण रुकने के पश्चात हम इस अभ्यास को फिर दोहराएंगे। फिर से अपने पैरों को मोड़ें, हाथों को पीछे उल्टे हाथ रखें, उंगली आपके कंधे की तरफ रहेंगी। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को हाथों और पैरों पे उठाने का प्रयास करें। अपने शरीर को एक चक्र की तरह बनाने का प्रयास करें। कुछ क्षण इस अवस्था में रुके, श्वास सामान्य रहेगी। फिर पुनः धीरे धीरे वापस अपने गर्दन को सामने की ओर करते हुए कंधे नीचे, पीठ नीचे, कमर नीचे करते हुए हाथ को नीचे कर ले, पैर नीचे कर ले। अब हम शवासन करेंगे। जब हम कोई भी कठिन आसन करते हैं उसके बाद शवासन करते हैं। किसी भी योग में आसन करने के बाद हम शवासन का
शवासन करते हैं, जिससे हमारे पूरे शरीर रिलैक्स हो जाते हैं। इसके लिए अपने दोनों पैरों के बीच कंधे जितनी दूरी बना लें। आपके दोनों हाथ कमर के बगल में रहेंगे। स्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई आसमान की तरफ तलहटी रखें और मन को बिल्कुल शांत करें। किसी भी प्रकार की कोई हलचल न हो आपके मन में। पूरे शरीर को रिलैक्स करने का प्रयास करें। मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की कोई विचार न आने दें। पूरा रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपने भौं को, अपने आँखों को, अपने गाल को, अपने होठों को रिलैक्स करने का प्रयास करें। बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपने कान को रिलैक्स करें। किसी भी प्रकार की कोई भी ध्वनि अपने कान में ना जाने दे। केवल मेरे ध्वनि, मेरे निर्देश पे ही ध्यान दें। अपने कानों को रिलैक्स करें। बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपने गर्दन को, कंधे को, दोनों हाथों को पूरी तरह रिलैक्स करने का प्रयास करें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपने पीठ को, कमर को रिलैक्स करें। बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपने वक्ष को, उदर को रिलैक्स करें। बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपने दोनों जांघों को, घुटनों को, पैरों को रिलैक्स करने का प्रयास करें। बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपने दोनों पैरों को रिलैक्स करें। उंगलियों को, पैर की उंगलियों को रिलैक्स करने का प्रयास करें। बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब पूरे शरीर को एक साथ रिलैक्स करें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स। अब अपने हाथों की उंगली, पैरों की उंगलियों को हिलाने का प्रयास करें। हाथ को मुट्ठी बंद करें, खोलें। अपने दोनों हाथों को अपने उदर पे ले जाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा के उदर पे ले जाएं। अब इसे सर से ऊपर खींचें, ऊपर ले जाएं। पूरे शरीर को बिल्कुल तान के रखें। आपकी आंखें बंद रहेंगी। इसी अवस्था में दाएं बाएं करवट लीजिए। आंखें नहीं खुलेंगी, आंखें बंद रहेंगी। दाएं बाएं करवट लें। अब किसी एक करवट से उठ के बैठ जाएं। आंखें बंद रहेंगी। सामने की ओर बैठ जाएं। अब अपने दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें। 3 बार अपने आँखों पे लगाएं। पुनः घर्षण करें। आँखों पे लगाएं। पुनः एक बार और करें। आँखों पे लगाएं। धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलें। तो हमारे ग्रामीण भाइयों और बहनों, आपके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है एक प्यारा सा लोकगीत। लाई दा चुनरिया गोटेदार हो, पियवा माना कहनवा। लाई दा चुनरिया गोटेदार हो, पियवा माना कहनवा। माना कहनवा, पिया माना कहनवा। माना कहनवा, पिया माना कहनवा। माना कहनवा, पिया माना कहनवा। चुनरी
तो दर्शकों, आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।